इंडिया का पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खतरे में है। डीपीआईआईटी या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के एक फाइनेंशियल 24 के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 850 टू 900 पेपर मिल्स थे। आज बस 550 पेपर मिल्स ऑपरेशनल हैं। पूरी दुनिया के सप्लाई चेन्स कोविड-19 के बाद एक रिकवरी ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन इंडियन पेपर इंडस्ट्री एक क्राइसिस फेस कर रही थी। फाइनेंशियल 25 में इंडिया ने 20.5 लाख टन पेपर और पेपर बोर्ड इंपोर्ट किया। ये फाइनेंशियल 21 के 10.8 लाख टन से ऑलमोस्ट डबल है। इस इंपोर्ट में चाइना ने 27% कंट्रीब्यूट किया। इंडियन पेपर इंपोर्ट्स में एशियन कंट्रीज ने 20% कंट्रीब्यूट किया। इंडियन गवर्नमेंट शायद इस इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहता है। डीपीआईआईटी नई QCO या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इंट्रोड्यूस करने का डिस्कशन कर रहा है। इस ऑर्डर के पास होने के बाद पेपर इंपोर्ट के कंसाइनमेंट्स को BIS या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट लगेगा। इससे फॉरेन सप्लायर्स के लिए कॉस्ट बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ इन सप्लायर्स के शिपमेंट्स भी डिले हो सकते हैं। लेकिन ये इंपोर्ट डिपेंडेंस के कारण इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का वीकनेस नहीं है। इंडियन पेपर इंडस्ट्री हर साल 2.2 करोड़ टन पेपर प्रोड्यूस करता है। इंडिया के पेपर इंडस्ट्री के फैक्ट्रीज 95% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ऑपरेट करते हैं। फिर भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम हो रहा है और इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडियन पेपर इंडस्ट्री में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारा प्रोडक्शन कम हो रहा है और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं? इंडियन गवर्नमेंट पेपर इंपोर्ट्स रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? इस इंडस्ट्री के लिस्टेड प्लेयर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा था? इस इंडस्ट्री के पॉलिसी मेकर्स इंडस्ट्री और इंपोर्ट्स कैसे हैंडल कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के पेपर इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को समझेंगे, फिर हम इस इंडस्ट्री के ग्लोबल ट्रेड पोजीशन को भी समझेंगे। हम इस इंडस्ट्री के कुछ लिस्टेड प्लेयर्स के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। एंड में हम इस इंडस्ट्री के पॉलिसी चेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी एक्सप्लोर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक और टॉपिक कवर करेंगे। रिसेंटली ईरान के पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का डिसीजन लिया है। वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम इस डिसीजन का इंडिया और ग्लोबल ट्रेड पे इम्पैक्ट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का पेपर इंडस्ट्री। इंडिया का पेपर इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। इसका मार्केट साइज लगभग 80,000 करोड़ रुपीस है। इस इंडस्ट्री का एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 2.2 करोड़ टन है। इंडस्ट्री का स्कोप भी काफी डाइवर्स है। रोज के न्यूज़पेपर से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग के पैकेजेस को प्रोटेक्ट करने वाले कार्टन्स तक सब पेपर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन इंडिया का पेपर इंडस्ट्री सिर्फ बड़ा नहीं है। इस इंडस्ट्री में 3 मेन सेगमेंट्स भी हैं। सबसे बड़ा सेगमेंट है पैकेजिंग पेपर और पेपर बोर्ड, जो टोटल रेवेन्यू में 55% कंट्रीब्यूट करता है। फाइनेंशियल 24 में ई-कॉमर्स बूम और सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर बैन की वजह से ये सेगमेंट 8.2% बढ़ा। दूसरा सेगमेंट है प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर। ये सेगमेंट ऑफिस के प्रिंट आउट्स, नोटबुक्स, बुक्स को सप्लाई करता है। ये सेगमेंट रेवेन्यू में 30% कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा सेगमेंट स्पेशलिटी पेपर का है, जैसे टिश्यू और कप स्टॉक। अब रॉ मटेरियल मिक्स देखते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री के क्राइसिस का एक मेजर रीजन है। इंडियन पेपर इंडस्ट्री रिसाइकल्ड फाइबर पर बहुत डिपेंड करता है। लगभग 74 to 76% प्रोडक्शन रिकवर्ड पेपर और रिसाइकल्ड फाइबर से होता है। सिर्फ 18 to 20% रॉ मटेरियल वुड और बैम्बू से आता है। रिमेनिंग 6 to 8% एग्रीकल्चरल रेसिड्यू जैसे बगास से आता है। बगास शुगर प्रोडक्शन का एक बाय प्रोडक्ट है। शुगर केन से जूस निकालने के बाद रिमेनिंग फाइबर को बगास कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना रिसाइकल मटेरियल यूज करने से तो पेपर मैन्युफैक्चरर्स को कॉस्ट एडवांटेज मिलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल 25 में IPMA या इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबर्स के पास 51,98,000 टन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसमें से 49,40,000 टन कैपेसिटी एक्चुअली यूज होता है, मतलब 95.03%। इसमें से डोमेस्टिक सेल्स 44,12,000 टन है और एक्सपोर्ट 4,90,000 टन। मतलब इंडस्ट्री के प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इंडियन पेपर इंडस्ट्री स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पहले पेपर इंडस्ट्री का कॉस्ट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। टोटल सेल्स का 45 to 49% रॉ मटेरियल्स में स्पेंड हो जाता है, मतलब रेवेन्यू का हाफ तो यहीं चला गया। टोटल सेल्स का 11 to 12% पावर एंड फ्यूल, 7% एम्प्लॉय कॉस्ट और 19 to 20% दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाता है। नॉर्मली इन एक्सपेंसेस के बाद इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग मार्जिन 12 to 20% के आसपास रहता है। लेकिन फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 नॉर्मल नहीं थे। इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट यानी रॉ मटेरियल, स्पेशली वुड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। डोमेस्टिक हार्डवुड पल्प के प्राइसेस 20 to 25% तक बढ़े। लेकिन प्राइसेस क्यों बढ़ गए? देखो दोस्तों, कोविड-19 की वजह से 2020 to 2021 में प्लांटेशन एक्टिविटी स्लो हो गई थी। इसके कारण 2023-24 तक सप्लाई कम हो गया। कंस्ट्रक्शन और फर्नीचर जैसे इंडस्ट्रीज में भी वुड का डिमांड होता है, मतलब डिमांड सेम थी लेकिन सप्लाई कम हो गया। बेसिक इकोनॉमिक्स के कारण प्राइसेस बढ़ गए। अब सोचो आप एक पेपर मैन्युफैक्चरर हो
और आपका सबसे बड़ा खर्चा 25% बढ़ गया और आप इस कॉस्ट को अपने कस्टमर्स तक पास ऑन भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स को चीप इंपोर्ट्स के साथ compete करना पड़ता है। मतलब जब इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स बढ़ते वुड प्राइसेस से डील कर रहे थे, तब मार्केट में सस्ते इंपोर्ट्स भी आ गए। फाइनेंशियल 21 में इंडिया ने 10.8 लाख टन पेपर इंपोर्ट किया। फाइनेंशियल 25 तक ये 20.5 लाख टन हो गया, मतलब 4 साल में लगभग डबल। फाइनेंशियल 25 में इंडिया के इंपोर्ट्स में चाइना से वॉल्यूम 33% बढ़ा। एज अ रिजल्ट चाइना का टोटल इंपोर्ट्स में शेयर 27% हो गया। दूसरे एशियन कंट्रीज का शेयर 20% है। और इस इंक्रीज का कारण इंडिया का एशियन कंट्रीज और साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इस एफटीए के थ्रू इंडिया में पेपर इंपोर्ट्स ड्यूटी फ्री हो गए। मतलब इंडियन मिल्स के कॉस्ट 20 to 25% बढ़ गए, लेकिन इंटरनेशनल कंपटीटर्स इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री सेल कर सकते हैं। और ये इंपोर्ट डिपेंडेंस इंडिया के मेजर पेपर प्रोडक्ट्स के फाइनेंशियल 25 ट्रेड में भी दिखा है। कोटेड पेपर एंड पेपर बोर्ड सबसे हाई वैल्यू आइटम है। इसका इंपोर्ट 10,63,000 टन था, जबकि इंडियन एक्सपोर्ट सिर्फ 6,23,000 टन था। न्यूज प्रिंट का इंपोर्ट 7,23,000 टन था और एक्सपोर्ट 7,000 टन। क्राफ्ट पेपर इंडियन पेपर इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ है, लेकिन यहां भी इंपोर्ट 4,37,000 टन था और एक्सपोर्ट 1,78,000 टन। इस प्राइस डिफरेंस और इंपोर्ट डिपेंडेंस के कारण डोमेस्टिक पेपर आउटपुट फाइनेंशियल 24 में 5.1% गिर गया। केयरएज की एक रिपोर्ट ने फाइनेंशियल 25 में और 1 to 2% का डिक्लाइन भी एक्सपेक्ट किया था। इंपोर्ट्स की बात करें तो ये 4 to 5% CAGR से बढ़ रहे हैं। पेपर मैन्युफैक्चरर्स के आउटपुट्स कम होने के कारण 850 to 900 टोटल पेपर मिल्स में से सिर्फ 550 ऑपरेशनल बचे हैं। मतलब 350 to 400 मिल्स अब ऑपरेशनल ही नहीं है। इन इंडस्ट्री वाइड ट्रेंड्स का इंपैक्ट इस स्पेस के लिस्टेड प्लेयर्स पे भी पड़ा। चलिए देखते हैं कैसे। पेपर इंडस्ट्री के मार्केट लीडर जेके पेपर की बात करें तो फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू बस 1% बढ़ा और 7,120 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। कंपनी का EBITDA 43% कम हुआ और 1,036 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का पैट 63% गिर गया और 411 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। मतलब कंपनी ने सेल्स वॉल्यूम के थ्रू शायद अपना रेवेन्यू बढ़ा लिया, लेकिन ये अपने कॉस्ट पास ऑन नहीं कर पाई। इसलिए शायद कंपनी के प्रॉफिट्स आधे से भी ज्यादा गिर गए। वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के लिए फाइनेंशियल 25 एक डिफिकल्ट पीरियड था। कंपनी का रेवेन्यू 9% कम हुआ और 4,062 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की कंडीशन और भी खराब है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का EBITDA 43% गिरा और 692 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। सेम पीरियड में पैट 57% गिरा और 336 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रगल्स के बावजूद दोनों कंपनीज ने 5 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड रेकमेंड किया। ये शायद कंपनी का इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मेंटेन करने का एक तरीका हो सकता है। मतलब इतना तो क्लियर है कि इंडिया का पेपर इंडस्ट्री और इसके प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इसीलिए IPMA ने स्पेसिफिक डिमांड्स के साथ इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। सबसे पहला डिमांड है रिजेक्टेड और इंफीरियर ग्रेड पेपर मटेरियल के इंपोर्ट्स पर बैन, पेपर इंपोर्ट्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स और एक इंटर मिनिस्टीरियल इंपोर्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के थ्रू इंपोर्ट्स का मॉनिटरिंग। IPMA ये भी चाहता है कि पेपर और पेपर बोर्ड को एशियन इंडिया के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के एक्सक्लूजन लिस्ट में डाला जाए। मतलब इन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स को ड्यूटी फ्री ना रखा जाए। इन डिमांड्स की टाइमिंग भी क्रिटिकल है। IPMA के प्रेसिडेंट पवन अग्रवाल ने भी इस सिचुएशन पे कमेंट किया। उन्होंने कहा कि इंडिया दूसरे एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज का डंपिंग ग्राउंड बनने का रिस्क फेस कर रहा है। US और EU अब चाइना और इंडोनेशिया जैसे एशियन एक्सपोर्टर्स पर टैरिफ्स लगा रहे हैं। इसके कारण उनका एक्सेस इन्वेंट्री इंडिया में डाइवर्ट हो सकता है। मिंट के सोर्सेज के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड भी किया है। वो पेपर प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस करने के लिए डिस्कशंस कर रहे हैं। इन ऑर्डर्स के पास होने से इंडिया में पेपर एक्सपोर्ट करना फॉरेन कंपीटिटर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इससे इंडिया के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को सर्वाइवल में हेल्प भी मिल सकती है। इंडिया और चाइना के ट्रेड रिलेशंस फिलहाल थोड़े टेंस हैं। चाइना ने भी रिसेंटली अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट्स पे एक कंट्रोल ऑर्डर लगा दिया, जिससे इंडिया के EV और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री पे काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ सकता है। हमने इस एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है कि इंडिया का पेपर इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ चाइना के एक्सपोर्ट ऑर्डर का रिटेलिएशन भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स इस इंपोर्ट रेगुलेशन के थ्रू अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज कर पाएंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये था हमारा पहला टॉपिक। चलिए अब अपना फोकस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना और इसका हमारे ग्लोबल ट्रेड पे इंपैक्ट समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज UAE और ईरान के बीच एक वाटरवे है।
ये वाटरवे अपने नैरोएस्ट पॉइंट पे 33 किलोमीटर वाइड है। ये वर्ल्ड के ऑयल एंड गैस कार्गो का 20% हैंडल करता है। लास्ट वीक यूएस और ईरान के बढ़ते मिलिट्री टेंशंस के कारण ईरानियन पार्लियामेंट ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का डिसीजन लिया। अगर ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह डिसीजन अप्रूव किया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाएगा। ये डिसीजन यूएस के अगेंस्ट रिटेलिएट करने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड पे भी पड़ सकता है। और इस डिसीजन का इंडिया के ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इंडिया और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के ट्रेड रिलेशनशिप को समझना होगा। देखो दोस्तों, लास्ट 10 इयर्स में इंडिया और मिडिल ईस्ट के ट्रेड रिलेशनशिप में कई चेंजेस आए हैं। हमारे इस रीजन से ट्रेड डिपेंडेंस कम हुआ है। ट्रेड ग्रोथ की बात करें तो 2013 में इंडिया का MENA रीजन के साथ $217 बिलियन का ट्रेड था। आज ये बस $224 बिलियन है। 10 ईयर्स से भी ज्यादा के टाइम के लिए ये काफी छोटा ग्रोथ है। इंटरेस्टिंगली, इंडिया के टोटल ट्रेड में मिडिल ईस्ट का कंट्रीब्यूशन 27% से गिरा है और बिलो 20% तक पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट का इंडिया के इंपोर्ट में शेयर भी कम हुआ है। लगभग 10 साल पहले हमारे टोटल इंपोर्ट्स का ऑलमोस्ट 31% मिडिल ईस्ट से आता था। फाइनेंशियल 25 तक ये नंबर 21.5% तक गिर गया। गल्फ कंट्रीज के केस में ये नंबर 21% से 16% तक गिर गया। इन रीजन्स को इंडिया का एक्सपोर्ट भी कम हुआ है। 2014 में इंडियन एक्सपोर्ट्स का 22% इन रीजन्स में जाता था। फिलहाल ये नंबर 17% तक गिर गया है। इन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड का नेचर भी बदला है। 2013 में MENA रीजन के साथ इंडिया के ट्रेड में ऑयल डोमिनेंट था, 60% से भी ज्यादा। आज ये नंबर 44% से भी नीचे चला गया है। हमने इस रीजन से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट तो कम कर दिया है, लेकिन कोल और दूसरे मिनरल्स का इस रीजन से इंपोर्ट बढ़ गया है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से मिनरल इंपोर्ट्स पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इंडिया और मिडिल ईस्ट का ऑटोमोबाइल ट्रेड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे है। इस रीजन से हमारा ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट इंपोर्ट 5% से 20% तक बढ़ा है। हम मिडिल ईस्ट को पहले से ज्यादा ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट एक्सपोर्ट भी करते हैं। 2013 में हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट का 18% मिडिल ईस्ट को जाता था। आज ये नंबर 25% तक बढ़ गया है। ये था हमारा MENA रीजन के साथ ट्रेड का करंट सिनेरियो। चलिए अब देखते हैं कि इस डिसीजन का इंडिया के ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। सबसे बड़ा इंपैक्ट हमारे क्रूड ऑयल डिमांड्स पे पड़ेगा। मिडिल ईस्ट से हमारा क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट तो कम हो गया है, लेकिन ओवरऑल इंडिया ऑयल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है। हम अभी भी अपने क्रूड ऑयल नीड्स का 90% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो इंडिया पर डे 5.5 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करता है और इसमें से लगभग 2 मिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आते हैं। इंडिया के ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि डाइवर्सिफिकेशन के कारण हमारे ऑयल इंपोर्ट्स पे इस डिसीजन का कोई शॉर्ट टर्म इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे इंपोर्ट्स का 38% रशिया से आता है। ये 2022 के 1% से एक बड़ा जंप है। रशियन क्रूड ऑयल का बेनिफिट ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नहीं आता। इंडिया के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा एक और ऑल्टरनेट ट्रेड रूट रेड सी है, लेकिन ये रूट भी सिक्योर नहीं है। यमन के हूथीज ने थ्रेटन किया है कि वो रेड सी से पास होने वाले अमेरिकन वेसल्स को अटैक करेंगे। ऐसा पहले भी हुआ है। 2 साल पहले हूथी अटैक्स के कारण ग्लोबल ट्रेड्स में डिस्ट्रप्शंस आए थे, जिससे ट्रेड प्राइसेस बढ़ गए थे। इंडिया क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट डिपेंडेंट है, इसलिए ऑयल प्राइस के चेंज का इंपैक्ट काफी बड़ा हो सकता है। एमके ग्लोबल के रिसर्च के हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस में $10 का हाइक इंडिया में इन्फ्लेशन 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ा सकता है। ऑयल प्राइस हाइक का हमारे इकोनॉमी पे एक और इंपैक्ट पड़ सकता है। हमारे टोटल मंथली इंपोर्ट बिल में क्रूड ऑयल का पोर्शन 15 to 20% है। और तो और फाइनेंशियल 25 में हमारा ट्रेड डेफिसिट हमारे जीडीपी का 1.3% है। ये फाइनेंशियल 24 के कंपैरिजन में 0.7% का हाइक है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमारा इंपोर्ट बिल और राइजिंग एक्सपोर्ट वैल्यू के कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान एक्चुअली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा? अगर ऐसा होता है तो इंडिया के और कौन से सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट दिख सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।